राजस्थान की राजनीति में बीकानेर की अपनी धाक है, लेकिन यहाँ राजस्थान की सियासत की बरसों से चली आ रही परिपाटी दिखाई नहीं देती, जिसमें जनता एक बार कांग्रेस को चुनती है और एक बार बीजेपी को मौका देती है। क्योंकि बीकानेर में कहीं बीजेपी की धमक है तो कहीं कांग्रेस का दबदबा, और इस सब के बीच है जनता की रोजाना की दिक्कतें जो जस की तस बनी हुई हैं। जैसे पुराने और नए बीकानेर के बीचों बीच बना रेलवे फाटक जो चलते फिरते जिंदादिल शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा देता है। ये रेल लाइन की समस्या जो है, फाटकों की समस्या जो है, ये पिछले 30 वर्षों से तो मैं देख रहा हूँ, हर 10 मिनट बाद में ये फाटक बंद हो जाते हैं और ट्रैफिक ऐसे ही लग जाता है, ऐसे जाम लग जाता है। जाम के बाद जितनी देर में ट्रैफिक निकल पाता है उतनी देर में दोबारा रेलवे फाटक बंद होने का वक्त हो जाता है, और इसके बाद लोग जान खतरे में डालकर यहाँ से गुजरते दिखाई देते हैं, मानो सरकार की लाचारी के आगे हार मानकर झुक रहे हों। इस क्षेत्र से तकरीबन 3 मिनिस्टर मौजूदा इस वक्त की जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां से आते हैं, एक केंद्रीय मंत्री वो भी यहीं से आते हैं। बावजूद इसके जो ये समस्या है वो जस की तस इतने सालों से, या मैं कहूँ इतने दशकों से बनी हुई है। बीकानेर को यहाँ आने वाले हर मंत्री और नेता का नाम याद है, लेकिन यहाँ के नेताओं को शायद लोगों की तकलीफें याद नहीं रहती। थार रेगिस्तान के क्षेत्र में फैले बीकानेर जिले में चुनाव का एक मुद्दा सूरसागर भी है, जहां हर सरकार अपने नाम की एक शिला तो लगवा देती है, लेकिन बीकानेर के सागर की सूरत नहीं बदलती। बीकानेर के सूरसागर में पहले गंदा पानी रहता था, उसके बाद बीजेपी सरकार ने उसकी सफाई करवाकर साफ पानी भरवाया, लेकिन इस चुनावी सागर के मौजूदा हालात क्या हैं, ये बीकानेर की जनता ने ही बता दिया। क्योंकि वो जूनागढ़ के सामने तो एक हेरिटेज लुक है, उस लुक के लिए उसको साफ पानी किया गया। अब तो ना तो पानी रहता है, ना कुछ और रहता है, ना कुछ यूज है। करोड़ों रुपए लग गए, बस वो गड्ढा का गड्ढा है। जी न्यूज की टीम जब वहां पहुंची तो सूरसागर परिसर में 2 शिलाएं दिखी। एक पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम था और सौंदर्यीकरण की लागत 6 करोड़ लिखी थी, जबकि दूसरी पर मौजूदा सरकार में मंत्री और बीकानेर पश्चिम से कांग्रेस विधायक वीडी कल्ला का नाम लिखा था, जो 1.5 करोड़ की लागत से सूरसागर के सौंदर्यीकरण की पुष्टि कर रही थी। और सौंदर्यीकरण के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए यहाँ पर तब वीडी कल्ला जो फिलहाल पश्चिम से। लेकिन इस साज सज्जा की हकीकत कुछ और ही निकली। अब मैं आपको सौंदर्यीकरण की तस्वीरें दिखाता हूँ। जो गंदगी का पूरा अंबार यहाँ पे पसरा हुआ है, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है काफी वक्त से यहाँ पे साफ सफाई नहीं हुई। अब देखना ये होगा कि इस बार पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर तैयार हुआ ये सागर लोगों की आमदनी का जरिया भी बनेगा या सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों की 12वीं लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने अपनी 12वीं लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 13 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में आए कुलदीप सिकरवार को सुमावली सीट से प्रत्याशी चुना गया है। मध्य प्रदेश के मल्हारगढ़ से श्यामलाल जोकाचंद का टिकट काटकर परशुराम सिसोदिया को टिकट देने से नाराज उनके सैकड़ों कार्यकर्ता भोपाल में कांग्रेस के वॉर रूम पहुंच गए, जहां उन्होंने परशुराम सिसोदिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीएम नरेंद्र मोदी 15 नवंबर से देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस दौरान देशवासियों को पीएम मोदी से सीधे जुड़ने का मौका मिलेगा। यात्रा की शुरुआत आदिवासी गांवों से होगी। ये यात्रा देश की सभी 2,55,000 ग्राम पंचायतों में जाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ उनके बेटे नकुलनाथ भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण देने पर अब सियासत तेज हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री को भेजे गए निमंत्रण पर विपक्षी दलों के नेता भड़क गए। और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को एक पार्टी का कार्यक्रम बनाने का आरोप लगा दिया। भगवान सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रह गए हैं क्या? निमंत्रण देने हैं और उसमें अगर उत्साह और उल्लास सबका देखना है तो सभी को होना चाहिए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने तो इसे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि 2024 में चुनाव है, ऐसे में प्रधानमंत्री वहां जरूर जाएंगे। मोदी जी को आमंत्रण देने की जरूरत ही नहीं है ना, मोदी जी खुद ही जाएंगे। मोदी प्रधानमंत्री है, वो जाएंगे ही। अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी।
और एक दिन पहले ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और उन्हें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी का इजहार किया। आमंत्रण मिलने पर उन्होंने कहा कि मैं खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूं। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण स्वीकार करने पर पीएम मोदी का आभार जताया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी सहमति दी है, जो आने का कार्यक्रम बनाए हैं, यह निश्चित तौर से हर व्यक्ति को, हर राम भक्तों को उत्साहित करने वाला है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये मंदिर बीजेपी का नहीं, देशवासियों का है। देखिए, ये तो ऐसे ही राम मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर हो। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है। दावा है कि प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक मौके पर देश भर से 2500 से ज्यादा साधु संत अयोध्या पहुंचेंगे। और राम भक्तों के लिए सदियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे और इसके लिए अयोध्या में जोरों पर तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या में मंदिर निर्माण की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आईं। इन तस्वीरों में कारीगर परकोटे का भव्य मुख्य द्वार बनाते दिखाई दिए। इसके साथ ही वहां 200 मीटर लंबे टनल का भी निर्माण किया जा रहा है। दावा है कि ये देश का पहला ऐसा मंदिर होगा जिसके मुख्य द्वार के नीचे से होकर श्रद्धालु निकास द्वार तक पहुंचेंगे। तमाम जो लोग राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए अयोध्या आएंगे, उनके लिए भी विशेष तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में 22 जनवरी 2024 इतिहास में दर्ज होने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या को खास रोशनी से सजाने की तैयारी है। इसके साथ ही मुख्य तल पर 4 लिफ्ट बनाई जा रही हैं। इस बीच मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत अयोध्या पहुंची और रामलला के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि ये दुनिया के सामने देश और सनातन संस्कृति का भव्य प्रतीक बनेगा। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पार्टी का घोषणा पत्र सवारने के लिए अभी से कवायद शुरू कर दी गई है, जिसके लिए सरकार ने सभी मंत्रियों से 2024 के घोषणा पत्र के लिए उनके कामों की डिटेल्स मांगी है। सभी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने मंत्रालय से जुड़ी योजनाओं और उपलब्धियों का ब्यौरा भेजें। उन योजनाओं और उपलब्धियों की जनता तक कितनी पहुंच बनी, इसकी भी जानकारी मांगी गई है। साथ ही मंत्रियों से उनके मंत्रालय में और क्या नई योजनाएं जनता के हित में लाई जा सकती हैं, उस पर भी जानकारी मांगी गई है। पार्टी का घोषणा पत्र बेहतर ढंग से तैयार हो, इसके लिए सभी मंत्रियों को ये सारी जानकारी जल्द से जल्द भेजने के लिए कहा गया है। इस काम में सभी मंत्रियों से समन्वयन का जिम्मा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सौंपा गया है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने 2024 चुनाव के लिए 350 सीटों का लक्ष्य तय किया है, जिसमें राम मंदिर, महिला आरक्षण, धारा 370 हटाने जैसे मुद्दों पर वोट मांगने की तैयारी है। Zee News.